नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान की बेटी ऋचा तोमर के आईपीएस ऑफिसर बनने की कहानी काफी संघर्ष भरी रही है, लेकिन यही कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। ऋचा तोमर ने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और आज उनकी सफलता की कहानी से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं। ऋचा की कहानी से हम सभी को सबक लेना चाहिए कि जीवन में मुश्किलें हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ऋचा तोमर 2016 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में झालावाड़ जिले की एसपी हैं। तो चलिए आईपीएस ऑफिसर ऋचा की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। महिला दिवस के अवसर पर हम आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, समाज को गौरवान्वित किया है, अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। इस महिला दिवस पर हम खास तौर पर एनडीटीवी के दर्शकों को रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपनी शादी के बाद यूपीएससी क्लियर किया। जब उनके पहला बच्चा उनकी गोद में खेल रहा था उस वक्त उन्होंने ट्रेनिंग की और आज एक बड़ा मकाम राजस्थान पुलिस में उन्होंने हासिल किया है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ऋचा तोमर, जिनको लेडी सिंघम के नाम से भी सोशल मीडिया पर जाना जाता है, हमारे साथ मौजूद है। झालावाड़ एसपी के पद पर तैनात है इस वक्त वो। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पुलिस के एक ऊंचे पद तक पहुंचने का जो सपना था उन्होंने कब अपनी आंखों में उस सपने को देखा, वो सपना कैसे पला, आगे चलकर इस मुकाम तक कैसे पहुंची। सफलता के किस्से तो आज उनके अखबारों में और चैनलों पर छपते ही रहते हैं। झालावाड़ में काफी अच्छा काम कर रही हैं, काफी बड़े बड़े केसेस उनके द्वारा सोल्व किए गए हैं, बड़ा ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। उनसे मिलकर जानते हैं कि आखिर कैसे शुरुआत हुई। मैम, एनडीटीवी पर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक बनना या एक आईपीएस बनना कैसे दिमाग में आया, कब इस सपने को देखा था, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज की शुरुआत कोई एक दिन में या एक लम्हे में नहीं होती है। ऐसे ही बचपन से ही मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझको जीवन में कुछ न कुछ करना है और इसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि खास तौर पर मैं हमारे जो पिताजी है उन्होंने काफी बचपन से ही हम सारे बहन भाइयों के अंदर एक ये चीज रखी थी कि आपको जीवन में आप जो कुछ भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो। तो उससे आपको एक स्वप्न आपके अंदर जगता है कि मुझे कुछ न कुछ करना है। जैसा कि आपको विदित है, पर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ। बागपत जिले में हमारा एक गांव है हसनपुर जीवानी, जो इवन इतना छोटा है कि वो बागपत जिले के मैप पे भी उस गांव को जगह नहीं मिलती है। उसी गांव से मेरी पूरी पढ़ाई उसी गांव में रहकर मैंने की। अपनी प्रथम कक्षा के लेकर अपनी एमएससी तक उसी गांव से मैंने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण की और एक संयुक्त परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ और हम सारे कजिन्स मिलके 11 बहन भाई थे और हम अपने पिता की 5 बहनें और एक सबसे छोटा भाई, हम 6 भाई बहन हैं। तो जैसा कि किसी भी रूरल सोसाइटी में होता है, तो एक वहाँ पे खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे जैसे अपने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको ग्रामीण एरिया में देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही सेम स्थिति हमारे गांव में थी और हमारे गांव में जब मैं काफी छोटी थी तभी से हम लोग देखते थे कि जैसे आप गांव में किसी से भी मिलते हो, किसी अपनी पड़ोस की दादी से मिलते हो या चाची से मिलती हो, तो वही हमेशा पूछते थे कि अच्छा बेटा आप कौन से नंबर के हो। तो वो पूछते थे कि आप अपने पिता की कौन से नंबर की संतान हो, अब तीसरी बेटी हो कि चौथी बेटी हो कि 5वीं बेटी हो। तो उसी वक्त मुझको वो चीजें पिंच करती थी कि एक जो आता है कि आप में एक आइडेंटिटी, आपको लगता था कि ये तो मुझको मेरे नाम से भी नहीं जानते, आपके इवन आपके पड़ोस में भी नहीं जानते। तो वो चीज वो परिस्थितियां उन्होंने मेरे अंदर ये काफी मेरे बचपन के दिनों में ही मेरे अंदर ही आ गई थी कि मुझको जीवन में कुछ न कुछ करना है और कुछ भी करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है शिक्षा। आपको अच्छी शिक्षा मिलती है, आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, तो आप जीवन में आगे बढ़ते हो। तो मैंने भी शिक्षा को ही अपना शस्त्र बनाया। एक किसान परिवार से मैं आती हूँ, तो हमारे जो फैमिली थी
वो इतनी सक्षम नहीं थी कि आपको किसी बाहर सिटी में भेज दे और आपकी उस पढ़ाई को वे सस्टेन कर पाए। और उसपे भी सब, जब आपकी एक जॉइंट फैमिली होती है और आप कई सारे बहन भाई होते हो, तो माता पिता के रिसोर्सेज भी सभी भाई बहनों में बट जाते हैं। और वो उनके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझको नहीं भेजा, क्योंकि हम भी उस वक्त भी समझते थे और आज भी मैं ये बात समझती हूँ कि वे उस चीज को वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अपने सीमित संसाधनों में आप या तो अपनी परिस्थिति को आप एक्सक्यूज बना सकते हो, या फिर आप अपनी परिस्थितियों को अपनी शक्ति बना सकते हो। तो मेरी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई। और सिविल सर्विसेज के बारे में जब मैं अपने हाई स्कूल के एग्जाम दे रही थी, उस वक्त मैंने इसके बारे में काफी सीरियसली सोचा। उसके भी कई सारे रीजंस थे। एक तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पिताजी इस चीज को लेके काफी एक्टिव होते थे। तो जिस टाइम शुरू में जब यूपीएससी के एग्जाम्स आते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू आप मैगजीन्स में भी पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, तो उसमें आप अपनी सेम सर्कमस्टांसेस के लोगों को देखते हो कि ये भी सेम परिस्थिति के लोग थे, ये भी ग्रामीण एरिया के ही थे, या फिर इन्होंने भी सरकारी स्कूल से ये अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो एक चीज मेरे अंदर उस वक्त आई। और फिर उन्हीं दिनों हमारे जिले में एक महिला कलेक्टर का पोस्टिंग हुई थी। तो हम लोग ऑब्जर्व करते थे वहां पर कि उन महिला कलेक्टर के लिए बड़े सम्मान से लोग पीछे बोलते थे कि कलेक्टर मैडम ने ये कहा, कलेक्टर मैडम ने वो कहा। वो सम्मान बाकी महिलाओं के लिए उन लोगों की बातचीत में नजर नहीं आता था। तो वो चीज एक बच्चे के रूप में मुझको बड़ा वो आपको आकर्षित करती थी कि आप की सोसाइटी में ऐसे भी पद है जो आप अपनी शिक्षा से प्राप्त करते हो और उसमें आपको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। क्योंकि उस वक्त ये समझ इतनी नहीं थी कि आप इस पद पर क्या कार्य कर सकते हो, पर एज ए सोसाइटी उस पद को लेके सोसाइटी के अंदर उस चीज को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वही चीज मैं हर मीटिंग में बोलती हूँ कि जो समाज जिस चीज को अप्रिशिएट करता है, वहां के बच्चे उसी चीज में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस मिथक को भी तोड़ा है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। आईपीएस ऋचा तोमर इसकी बिल्कुल जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई जो है सरकारी स्कूलों में की और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। हमने उनसे जो उनका पढ़ाई का अब तक का सफर रहा उसके बारे में जाना, परिवार के बारे में जाना। अब बात करेंगे कि उनकी हायर एजुकेशन कहाँ किस तरह से संपन्न हुई और आगे जो करियर का रास्ता था उन्होंने क्या चुना, उसमें किस तरह से बदलाव आया। जी, जैसे मैंने बताया कि हाई स्कूल के जब मैं एग्जाम दे रही थी, उस वक्त मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में ठान लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी। परंतु उस वक्त मैंने ये चीज अपने घर पर किसी को नहीं बताई थी, अपने माँ बाप को या फिर अपने भाई बहनों को, किसी को भी नहीं। उसका भी रीजन मतलब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतना, जब आपने 10th के वक्त ही सोच लिया था, फिर आपने आगे जाके एमएससी किया, पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया, तो आपने जब उस वक्त ही ठान लिया था तो आप उसी तरफ आपका झुकाव हो जाता। तो उसका एक्चुअली रीजन ये था कि जैसे मैंने आपको अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, तो वो चीज इतनी आसान नहीं थी कि आप ये बताओ कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ और आपके पेरेंट्स आपको कोचिंग के लिए दिल्ली भेज पाए, या फिर आपकी उस स्वप्न पर अपना सब कुछ जो भी उनकी जमा पूंजी है उसको लगा पाए। तो मैंने अपना ध्यान, अपना जो इमीडिएट गोल था कि अपनी पढ़ाई अपने को अच्छे से करनी है, तो 10th के एग्जाम्स दिए, फिर मैंने 12वीं की परीक्षा दी। उसके बाद हमारे गांव के पास में ही एक जो हमारा कस्बा पड़ता है बड़ौत में जनता वैदिक कॉलेज से मैंने बीएससी किया, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया। दोनों ही अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। और एमएससी के दौरान ही मैंने CSIR नेट JRF एक फेलोशिप होती है जिसमें आपको रिसर्च फेलो को जो मिलती है, और ICMR की JRF जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, वो मैंने क्वालिफाई की और उसके बाद मैंने PhD ज्वाइन कर ली। फिर बारी आ गई थी कि जो स्वप्न मैं हाई स्कूल के वक्त से अपने मन में लिए बैठी थी और उसकी तैयारी मैं चुपके बस, मतलब जो आप मैगजीन से कटिंग्स काटते हो कि आप टॉपर्स की कटिंग्स काटते हो कि मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने इस तरीके से तैयारी की, हमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, NCERTs पढ़नी चाहिए। तो वो एक चुपके जो तैयारी चल रही थी, उसको फिर मैंने अपने पापा को बताया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ। फिर मेरे फादर ने इधर उधर देखा तो उनको
कहीं दूर अपने किसी जानकार का कि उनके लड़का भी इसकी तैयारी कर रहा है, और फिर उनका किसी का कोई नोन है दिल्ली में, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वे अपना जो एफर्ट कर सकते थे, उन्होंने मेरी उनसे बातचीत कराई कि आपको तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो कई बार जैसे सिविल्स की जो तैयारी होती है, उसमें आपको जरूरत होती है मार्गदर्शन की। और मार्गदर्शन जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग संस्थान से ही मिले, आपको जो उसके एस्पिरेंट्स होते हैं वे भी आपको मार्गदर्शन दे देते हैं, जो पहले से जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, चयनित हो गए, अगर आपके वे जानकार है तो वे भी आपको मार्गदर्शन दे देते हैं। और आज के समय में तो आपको इंटरनेट भी आपको मार्गदर्शन दे देता है। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और उससे और उसी के साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ मैंने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया। तो भगवान की कृपा से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से यूपीपीसीएस के पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर, और मुझको कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद मिला। उसमें हमने ज्वाइनिंग ले ली मैंने, परंतु उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, इसी दौरान ही मैंने यूपीएससी का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया। और उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा प्रभु की इच्छा से उसमें भी सिलेक्शन हो गया। और मैं इसमें मानती हूँ कि शायद आप कर्म कर रहे थे, वरना ऐसा भी नहीं होता कि जिनका सिलेक्शन होता है बस वही लोग काबिल होते हैं, या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उन लोगों ने मेहनत नहीं की होती, या फिर उनमें प्रतिभा की कमी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कई बार सारी चीजें मिलकर आपको इस एग्जाम में सक्सेस दिलाती है। तो अपनी मेहनत और अपने माता पिता के साथ साथ मैं इसमें भगवान की भी इच्छा मानती हूँ, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं आती थी, तो मुझको लगता है कि अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, मैं तो क्या पता मैं इस प्रिपरेशन को बहुत लंबे टाइम तक इसको जारी भी नहीं रख पाती। 2015 में मेरी शादी हुई, और क्योंकि मेरे जो पति है वे भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जैसा ग्रामीण एरिया में होता है कि मोस्टली जो शादियां होती है अरेंज मैरिजेज होती है, और वो सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, दो परिवारों का उसमें संबंध जुड़ता है। तो ऐसी ही मेरी शादी रही। और मैं मानती हूँ, मतलब शायद मेरा जीवन को देखने का ये नजरिया है कि मैं जीवन को हमेशा एक होलिस्टिक पैकेज के तौर पर देखती हूँ, कि जिंदगी में आपको कुछ चीजें अच्छी मिलती है, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी मिलती है, और कुछ चीजों को बेहतर करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उस पूरी चीजों का संतुलन ही आपकी लाइफ को अच्छा या खराब बनाता है। तो शादी होना किसी के भी जीवन में, और खास तौर से एक लड़की के जीवन में, काफी चेंजेस लेके आता है। दो परिवारों की जिम्मेदारी जुड़ती है, नए रिश्ते आपको जुड़ते हैं, और उन नए रिश्तों को निभाना, और उसी के साथ साथ आप जिस करियर के लिए प्रयास कर रहे थे उस तैयारी में आपका लगे रहना, ये काफी चीजें काफी डिमांडिंग होती है। और इसमें अगर आपके आसपास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, एक ऐसे लोग नहीं होते जो लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद करते हो, आपको पुश करते हो, तो जिंदगी वहां पर आपकी ठहर सी जाती है। मैं इस चीज में भी भाग्यशाली रही कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझको सक्षम बनाया और मुझको काबिल बनाया, परंतु मेरी शादी के बाद भी मेरी ससुराल पक्ष ने, और खास तौर से जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने काफी मुझको सपोर्ट किया। मेरी अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त भी मैं तैयारी कर रही थी, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक बहुत ही छोटे बच्चे को, इवन मैं 15 दिन पहले तक बेबी को फीड पर ही था, मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही करा रही थी, और एक लैक्टेशन फेज में ही मुझको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ी। उस वक्त में आपको इतने छोटे बच्चे से अलग होना, वो काफी एक इमोशनल चेंज काफी बड़ा होता है। उसमें फिजिकल चेंजेस के आपके मतलब चैलेंज के साथ साथ में भावनात्मक काफी वो चुनौतीपूर्ण समय था। तो मेरी मदर इन लॉ ने उसमें काफी मेरा सहयोग किया, और मेरे हस्बैंड ने, जो खुद पहले ही यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, उन्होंने भी मुझको काफी सहयोग किया। काफी उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए मेरे एक शक्ति के रूप में वे हमेशा मेरे साथ में रहे। मुझको संबल भी दिया उन्होंने, और जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी उनको भी उन्होंने काफी बांटा। फिर जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, तो उस वक्त मैं ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। 2016 में मेरा 2016 का बैच है, 2015 के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अपने बैचमेट्स के साथ में, क्योंकि उसी वक्त मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो मैं ट्रेनिंग करने में सक्षम नहीं थी शारीरिक रूप से। तो उसके लिए मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें कुछ समय लगता है, उसके बाद आप फिर से री एग्जामिनेशन कराते हो और आपका फिटनेस आता है। तो नेक्स्ट बैच के साथ में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की,
और अपने पूरे परिवार के सहयोग से, और जो अपनी हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है उसके जितने भी उस्ताद हैं उन सभी के सहयोग से मैंने, शुरुआती समय काफी चैलेंजिंग था, नो डाउट। आपके अंदर वो फिजिकल स्टेमिना नहीं रहता, उसको डेवलप करना, उसी के साथ साथ में इंडोर की आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, सब तरह की पढ़ाई करनी होती है, और उसमें अपने छोटे बच्चे से आपका दूर रहना, क्योंकि उसमें ऐसा भी नहीं होता कि आपको छुट्टियां मिल जाती है, अवकाश मिल जाता है, फैमिली के पास आ जाते हो। तो उन सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए शारीरिक होने के साथ साथ आपका मानसिक जो आपकी मजबूती है वो आपको काफी सहयोग देती है। अगर आपके पास मानसिक बल है तो आप हर परिस्थिति का सामना करते हो और मजबूत होकर उभरते हो। तो उन सभी के सहयोग से, खासतौर से मैं आज जब मुझको ये माध्यम मिला है तो अपने पुलिस एकेडमी के जितने भी हमारे उस्ताद हैं उनको मैं अपना ये हृदय की गहराइयों से अपना धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सभी के साथ में काफी मेहनत की, जितने भी ट्रेनीज थे, और उन सभी की मेहनत का ऐसा प्रतिफल मुझको मिला कि मुझको बेस्ट प्रोबेशनर के अवार्ड से भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सम्मानित किया गया। और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद में जो राजस्थान मेरा काडर था, जो मेरी कर्म भूमि बनने वाला था, वहां पर आके मैंने ज्वाइनिंग ली। झालावाड़ क्योंकि राजस्थान की मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है और 5 मध्य प्रदेश के जिलों से हमारा बॉर्डर लगता है, तो ये काफी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है क्राइम के हिसाब से भी, और यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग का रैकेट है उसके हिसाब से भी। तो इस चैलेंजिंग असाइनमेंट को जब मुझे मिला तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में ही लिया। तो मेरा शुरुआत से ही ध्यान था कि हम अपराध पर अंकुश लगाए, और उसी के साथ साथ अगर कुछ क्राइम्स यहाँ पर हुए हैं, हीनियस क्राइम्स, उसको हमने काफी त्वरित तरीके से झालावाड़ पुलिस की टीम ने खोला है। और उसी के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी हम लोगों ने यहाँ पर काफी काम किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जिन लोगों को आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि पुलिस सर्विस अपने आप में ही एक सेवा है, और ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आप सामने वाले को इमीडिएट रिलीफ देते हो, तो उसमें आपका उनसे कम्युनिकेशन होना काफी अच्छा है। अगर किसी भी विक्टिम के, देखिए पुलिसिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति आता है वो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, उसको कोई ना कोई पीड़ा होती है, तभी वो पुलिस की तरफ आता है। तो उसकी अगर टाइमली तुरंत उसकी अच्छे से सुनवाई होती है, और आप एम्पैथेटिकली तरीके से संवेदना रखते हुए उसकी सुनवाई करते हो, और जो उसका काम लीगल काम है वो जायज तरीके से उसका हो जाता है, और जो चीज अगर पुलिस से नहीं होने वाली है वो किसी और विभाग से संबंधित है, उसको उसी वक्त बता दिया जाता है कि ये पुलिस का मैटर नहीं है, सिविल मैटर है, या फिर आपको इसके लिए उन सक्षम उस अथॉरिटी से आपको मिलना होगा, वहां से आपका ये सॉर्ट आउट हो जाता होगा। तो उससे उस व्यक्ति को काफी रिलीफ मिलता है। इस चीज का हम लोगों ने झालावाड़ में काफी ध्यान रखा, और नीचे की अपनी पूरी मशीनरी को बार बार इसी चीज के लिए हम लोगों ने काफी उनको ब्रीफिंग दी, और उसके रिजल्ट्स भी मिले कि झालावाड़ की जनता का यहाँ की पुलिस से जुड़ाव काफी अच्छा रहा। काफी नो डाउट काफी चैलेंजिंग केस आए, कुछ डबल मर्डर्स भी यहाँ पर हुए, कुछ ब्लाइंड केसेज हुए, ब्लाइंड मर्डर केसेज हुए, ब्लाइंड रेप केसेज हुए, उनको काफी संवेदनशील तरीके से और काफी जल्दी उनको वर्कआउट करने की जो एक, उसको करने के बाद में आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते थे, इसी चीज के लिए आना चाहते थे, और उसको करके आपके जो मेहनत, जो तपस्या करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उससे काफी एक संतोष की अनुभूति होती है। समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? हम जब भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उस शब्द में ये छुपा है कि कहीं ना कहीं उनको सशक्त करने की आवश्यकता है, तो मतलब कहीं ना कुछ कमी रह गई है जो हमको पूरी करने की जरूरत है। तो इसमें मेरा समाज की न सिर्फ महिलाओं से बल्कि पूरे ही समाज से मेरी यही अपील है कि जब भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर की जो महिला है, चाहे वो किसी से बहन के रूप में जुड़ी है, किसी की बेटी के रूप में जुड़ी हुई है, या फिर किसी भी रिश्ते से जुड़ी हुई है, अगर आप उसको सक्षम देखना चाहते हैं, आप उसको सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो ये एक होलिस्टिक तरीके से संभव है कि हमें ना सिर्फ अपनी उस बेटी की परवरिश पर ध्यान देना है, उसको के अंदर अच्छे संस्कार डालने हैं, उसी के साथ साथ जो आपका बेटा है उसको भी आपको अच्छी परवरिश देने की जरूरत है, उसको भी आपको अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार देने की जरूरत है।
और उसी के साथ साथ एक महिला को सशक्त करने पर तो हम सबका ध्यान है, परंतु उस सशक्त महिला के साथ समाज को कैसे एडजस्ट करना है, ये भी पूरे समाज को हमको सोचना होगा। तभी ये इसमें महिला सशक्तिकरण के जो ये कंसेप्ट है तभी सस्टेनेबल होगा। और वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है परिवार से। जब एक बच्चा अपनी माँ को सशक्त भूमिका में देखता है तो ना सिर्फ उस बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए उससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता है। वो बेटा भी ये सीखता है कि परिवार में, समाज में एक महिला का सशक्त होने का मतलब क्या है और उसके साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और वो बच्ची भी ये सीखती है कि मेरी मदर, जब मेरी माँ इतनी सशक्त है तो मुझको भी उसी के जैसा बनना है। इस चीज को समाज में हमको लेके आने की जरूरत है। और इसके सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है शिक्षा। हमें अपने बच्चों को शिक्षा सबसे अच्छी देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जैसे आज कई बार चलता है ना कि जो पिता है उसको अपनी बेटी का भाग्य कहीं से नहीं खरीद सकता है कि उसके आगे आने वाले जीवन में क्या समस्याएं आएगी, क्या चुनौतियां आएगी, परंतु वो अपने बच्चे को इतना सक्षम बना सकता है, इतना मजबूत बना सकता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके लिए वो उसको तैयार कर सकता है। तो मेरी पूरे समाज से यही अपील है कि हमें अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उनकी परवरिश पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। समाज के नाम, समाज की महिलाओं के नाम आपने एक संदेश दिया जिसमें मुख्य रूप से बात निकलकर सामने आती है कि कोई सा भी परिवार हो, उनकी जो बेटियां हैं वो उनको तो पढ़ाई ही, साथ ही उनके बेटों को भी अच्छे संस्कार दें। क्योंकि महिला सशक्त तभी हो पाएगी जब समाज का रवैया भी बदलेगा, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर समाज का रवैया बदलेगा। और अब तक जो समझा जाता है पुरुष प्रधान समाज है, इस पुरुष प्रधान समाज की सोच को भी बदलना होगा। बालिकाओं को खास तौर पर अच्छी शिक्षा दी जाए, उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित किया जाए और उनके मौके दिए जाएं। यही नहीं सोचा जाए कि ये तो बेटी है, कल दूसरे घर में जाएगी। अगर बेटी काबिल होगी तो वो दूसरे घर में जाकर भी अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करेगी। अपने परिवार वालों की इज्जत वो दूसरे घर में जाने के बाद भी बढ़ाएगी, जैसे आईपीएस ऋचा तोमर जी ने किया कि उनके जो संस्कार थे, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, आज वो अपने ससुराल में आने के बाद भी दोनों घरों का नाम रोशन कर रही हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का नारा जब भी सार्थक होगा जब बालिकाओं को, महिलाओं को बराबर मौके दिए जाएंगे। सरकारें बात तो करती हैं लेकिन देखा जाता है कि महिलाएं आज भी कई मामलों में पीछे रह जाती हैं, जिसके पीछे की प्रमुख वजह ये समाज और समाज की सोच है। समाज महिलाओं को, लड़कियों को आज भी आगे आने देना नहीं चाहता। जरूरी है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, लड़कियों को पूरे मौके देने होंगे, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाती हैं। अभी तक अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों से कहीं ज्यादा नाम कमाया है और देश का मान बढ़ाया है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।